वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है रमेश की, जो एक ट्रक ड्राइवर है और चेन्नई से कोच्चि के बीच एक खौफनाक सफर पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में रमेश और उसका दोस्त विजय एक अजीब साया देखते हैं जो उन्हें घूरता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, ट्रक में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है, गीले हाथों के निशान उभरते हैं और एक अनजान बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अंततः डर और रहस्य भरे इस सफर में उन्हें समझ आता है कि उन्हें इस अनजानी जगह से भागना होगा और ट्रक को वहीं छोड़कर निकलने का फैसला करते हैं। यह अनुभव उनकी जिंदगी में एक डरावनी छाप छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटती। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए तो मैं अपना फेस रिवील करूंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, नाम है रमेश, और मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर चेन्नई से कोच्चि के बीच हुआ। यह कहानी है कुछ साल पहले की, जब मैंने एक दोस्त विजय के कहने पर चेन्नई से कोच्चि तक उसके घर का सामान पहुंचाने का ठेका लिया था। वो रात के करीब 11 बजे का वक्त था और हम चेन्नई की सड़कों से गुजरते हुए हाईवे की ओर निकल चुके थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि ये कोई सर्दियों का मौसम नहीं था। रास्ता सुनसान था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में बस कभी कभी दूर से आती कुछ गाड़ियों की झलक मिल जाती। विजय मेरे बगल में बैठा था। थोड़ी देर तक बातें की, लेकिन धीरे धीरे नींद उसे आ ही गई। मैं अपने ख्यालों में गाड़ी चलाते जा रहा था जब अचानक मेरे ट्रक के सामने एक काले साए जैसी चीज दौड़ती हुई दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। फिर सोचा हो सकता है कोई जानवर हो। लेकिन जैसे ही मैंने उस साए को इग्नोर किया, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बार बार जलने बुझने लगी। मैं घबरा गया। मैंने ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, वो साया दोबारा दिखा। इस बार और करीब। उसके हाव भाव इंसानों जैसे नहीं थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक गहरी खामोश आंखों से मुझे घूरता हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनी दौड़ गई। विजय को जगाने के लिए मैंने उसे झकझोरा, लेकिन वो किसी गहरी नींद में था, मानो कुछ उसे जबरदस्ती सुला रहा हो। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखा। रात के ठीक 2 बजे थे। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए एक सिगरेट जलाने की सोची, लेकिन जैसे ही मैंने जेब से लाइटर निकाला, महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर जैसे कोई और भी मौजूद है। मैंने शीशे में झांककर पीछे देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। फिर भी वो अजीब सा एहसास था कि कोई हमें घूर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर चलाना शुरू किया। पर जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, एक झटका लगा और ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक गया। मैंने ब्रेक चेक किए, इंजन देखा, पर सब ठीक था। हैरत की बात यह थी कि ट्रक जैसे किसी भारी चीज के दबाव में था, जैसे उसे आगे बढ़ने से कोई रोक रहा हो। उस घने अंधेरे में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी ट्रक के शीशे पर किसी के हाथों के निशान उभरने लगे। वो निशान एकदम गीले से थे, मानो किसी ने भीगे हाथों से ट्रक को पकड़ने की कोशिश की हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने विजय को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बेहोश पड़ा था। मैंने उसे हिलाया डुलाया, पर वो नहीं जागा। अचानक एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा कर कुछ कह रहा हो। आवाज बहुत अस्पष्ट थी, जैसे किसी और ही भाषा में कोई कुछ बोल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के चारों ओर कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कई लोग ट्रक के आसपास चल रहे हैं, पर बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब पूरी तरह घबरा चुका था। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू किया, शायद किसी की मदद मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। वो कदमों की आवाजें अब और तेज होने लगी और ट्रक के पीछे से किसी ने अचानक जोर से दरवाजा खटखटाया। ऐसा लगा कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जकड़ गईं और दिमाग में बस यही ख्याल था कि यहां से कैसे निकलूं। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया
और उसमें से धीमी आवाज में एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा। वो गाना मेरे लिए कुछ यादों से जुड़ा हुआ था, पर इस वक्त वो गाना और भी डरावना लग रहा था। गाने के बीच बीच में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई रेडियो पर कुछ कह रहा हो, मगर साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने शीशे में देखा कि पीछे वाली सीट पर एक धुंधली सी परछाई उभर आई थी। वो परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी और ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस वो खाली निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने ट्रक से कूदने का सोचा, लेकिन बाहर भी गहरा अंधेरा और अनजानी आवाजों का डर था। उस अजीब सी रात में मैं कहीं भी फंस गया था। ना आगे बढ़ने की हिम्मत थी, न पीछे लौटने का रास्ता। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी वक्त अचानक वो परछाई और भी स्पष्ट हो गई। मैंने अपने हाथ से आंखें मली, सोचते हुए कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, पर नहीं, वो परछाई अब तक वहीं थी, बिल्कुल खामोश और ठंडी निगाहों से मुझे घूरते हुए। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें सूनी सूनी सी थीं। मैं घबराकर सीट पर पीछे हट गया, लेकिन तभी वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैं फिर से शीशे में देखता, वो परछाई फिर से उभर आती। ऐसा लग रहा था मानो वो परछाई मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी जुबान पर ताले लगे हों। उसकी निगाहें सीधे मेरी आंखों में थीं और अचानक मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द महसूस किया। वो कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उसके होंठों की हरकत देखी। वो मुझसे फुसफुसाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और पैर मानो जम गए थे। दिल में अजीब सा डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी थी कि आखिर वो मुझे क्या बताना चाहती है। तभी अचानक से ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। मैंने जैसे ही स्टीयरिंग पकड़ा, वो परछाई गायब हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी को स्पीड में डाला और निकलने लगा, लेकिन अब हाईवे का रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। मैं इसी रूट पर कई बार आया था, लेकिन उस दिन ये रास्ता बिल्कुल अलग सा लग रहा था। पेड़ पौधे, साइन बोर्ड सब जैसे अनजान से हो गए थे और सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कुछ दूरी पर एक ढाबा नजर आया और मैं चैन की सांस लेकर ट्रक रोकने का सोच ही रहा था कि अचानक ढाबे के सामने एक औरत खड़ी दिखी। वो बहुत ही साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो गहरी स्थिर निगाहों से ट्रक की ओर देख रही थी। मैंने ट्रक को धीरे से धीमा किया और सोचा कि शायद उसे मदद चाहिए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने बिना किसी झिझक के मुझसे लिफ्ट मांगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, मगर वो इतनी रहस्यमयी थी कि मुझे उसे मना करने का मन नहीं हुआ। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। उसने बच्चे को गोद में लिया हुआ था और पूरी तरह चुपचाप बैठी रही। मैं उससे सवाल पूछने का सोच ही रहा था कि तभी पीछे बैठे विजय के खांसने की आवाज आई। मैंने साइड शीशे से झांक कर देखा। विजय अचानक उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। वो बस आगे की ओर देख रहा था, एकदम शून्य में, मानो किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी इस हालत को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इतनी देर में उस औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही, जैसे मुझे अंदर तक देख रही हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं बस गाड़ी चलाता रहा। रास्ता जैसे तैसे कटता गया और हम एक अंधेरी सुनसान सड़क पर पहुंचे। यहां पर सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनके बीच से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक ट्रक के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कब रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस औरत ने तो इसे पूरी तरह से शांत रखा हुआ था। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वो औरत भी गायब थी और बच्चा अकेला बैठा रो रहा था। तभी विजय ने धीमे से कहा, रमेश, तूने किसे बैठा लिया है? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। विजय की आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे वो एक औरत है और बच्चा उसके साथ है।
लिफ्ट मांगी थी तो बैठा लिया। क्यों, क्या हुआ तुझे? विजय ने कांपते हुए कहा। रमेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सोते सोते अजीब चीजें देख रहा था, जैसे कोई हम पर निगाह रखे हुए है। उसकी बात सुनकर मेरे भी मन में डर ने घर करना शुरू कर दिया। मैंने शीशे में झांक कर देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था। उस औरत और बच्चे का तो कहीं नामो निशान नहीं था। सीट पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। मेरे पसीने छूट गए और मैंने विजय की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी घबराई हुई थीं। उसने बगल की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, रमेश, इस रास्ते पर कुछ अजीब सा है। यह जगह पहले कभी नहीं देखी। अब मुझे भी एहसास हुआ कि हाईवे का यह हिस्सा अजनबी सा लगने लगा था, जबकि मैं कई बार इसी रूट से कोचे गया था। आसपास की हर चीज जैसे बदल चुकी थी। पेड़ों के आकार, साइन बोर्ड्स पर लिखे नाम और यहां तक कि सड़क की बनावट तक। तभी मैंने अचानक एक और साया देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार यह साया स्पष्ट था, जैसे कोई आदमी था जो हिलता भी नहीं था। वो बस एक जगह खड़ा होकर हमें घूर रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो साया हवा में गायब हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। विजय ने बुदबुदाते हुए कहा, रमेश, हमें यहां से निकलना चाहिए। इस रास्ते पर कुछ तो गलत है। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तेज मैं गाड़ी चलाता, ये सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं फंस गए हैं, एक ऐसी जगह में जहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। विजय भी अब खामोश हो गया था। ट्रक में सन्नाटा पसरा हुआ था और हमें महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। अचानक फिर वही बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बार ये आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लगा जैसे वो हमारे ठीक पीछे हो। मैं कांप गया और धीरे से पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही बच्चा बैठा था जो जोर जोर से रो रहा था। विजय ने कांपते हुए फुसफुसाया, रमेश, ये बच्चा कब आया? क्या तुमने इसे देखा था? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैंने घबराकर उसे कहा, ये बच्चा, ये तो उस औरत का था जो अभी अभी ट्रक में बैठी थी, लेकिन वो कहाँ गई? और ये बच्चा अब भी यहाँ कैसे है? हमारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए सोच रहा था कि किसी तरह इस जगह से निकल सकूं, लेकिन जितनी तेज मैं गाड़ी चलाता, उतनी ही अजीब घटनाएं होती रहीं। तभी अचानक रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया और एक डरावनी सी आवाज गूंजने लगी। इस बार वो आवाज किसी गाने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। एक धीमी और घबराहट भरी फुसफुसाहट जो हमारे नाम बार बार ले रही थी, रमेश, विजय, रुक जाओ, वापस मत जाओ। हम दोनों का खून जैसे जम गया था। विजय ने मुझे देखते हुए कहा, रमेश, हमें ये गाड़ी यहीं छोड़ देनी चाहिए। मैं इस ट्रक में और नहीं रह सकता। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी रोक दी। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे और चारों ओर देखने लगे, पर वहां न कोई ढाबा था, न कोई साइन बोर्ड, बस घना अंधेरा और सन्नाटा। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि ट्रक में रखे सामान में से कुछ हल्का सा हिलता दिख रहा है। विजय ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो सामान किसी ने हमें बताकर दिया था या बस ले जाने को कह दिया? मैंने सोचने की कोशिश की, पर जवाब खुद मुझे भी समझ नहीं आया। उस पल हमें महसूस हुआ कि शायद हमने कोई ऐसा काम कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। हम दोनों ट्रक के पास खड़े थे। एक अजीब सी खामोशी ने हमें जकड़ रखा था। सामने सिर्फ घना अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा था। विजय ने धीरे धीरे ट्रक में रखे सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, रमेश, इस सामान में कुछ तो है जो हमें पहले समझ में नहीं आया था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मैं खुद बहुत डरा हुआ था। मैंने याद करने की कोशिश की कि यह सामान किसने दिया था। वो चेहरा मेरे दिमाग में साफ नहीं था। बस इतना याद है कि वो एक उम्रदराज आदमी था जो विजय के किसी पुराने जान पहचान का था। उसने हमें रात में ही चलने को कहा था और हमें ज्यादा बातें करने का मौका भी नहीं मिला। विजय ने फिर से धीरे से कहा, रमेश, अगर इस सामान में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने खुद को समझाया, देख विजय, ये हमारा काम है। हम इस सामान को छोड़ नहीं सकते। अगर इसे यहाँ छोड़ देंगे तो हमारी जिम्मेदारी पर आ जाएगी। वैसे भी ये रात का माहौल है, हो सकता है हमें बस वहम हो रहा हो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं विजय को समझाने की कोशिश कर रहा था,
या खुद को। फिर भी मैंने ट्रक का दरवाजा खोलकर सामान चेक करने का फैसला किया। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक के पीछे पहुंचे। ट्रक के अंदर घुप अंधेरा था और अचानक से हवा का झोंका आया, जिसने अजीब सा एहसास दिला दिया कि जैसे कुछ हमारे आसपास ही है। जैसे ही मैंने ट्रक के अंदर रखे बॉक्स को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भयानक ठंड ने मुझे छू लिया, जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया हो। मेरा हाथ रुक गया और विजय ने भी यह महसूस किया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, शायद हमें यह नहीं करना चाहिए। पर मेरी जिज्ञासा अब डर से ज्यादा हो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर बॉक्स का ढक्कन हटाया और अंदर जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। अंदर सिर्फ कपड़े और कुछ पुराने बर्तन थे, लेकिन उन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखावट की हो। उन निशानों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पर उनमें कुछ भयावहता छिपी थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और विजय ने घबराकर कहा, रमेश, ये निशान, ये तो किसी अनजान भाषा में लग रहे हैं। शायद हमें ये काम छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। पर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी हिम्मत तोड़ दी। ट्रक के पीछे अचानक किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। वो खटखटाहट इतनी तेज थी कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक के चारों ओर झांक कर देखने पर भी सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। विजय का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, रमेश, ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। जो कुछ भी है वो हमें यहां नहीं देखना चाहता। मैंने भी मन में सोचा कि शायद विजय ठीक कह रहा है। हमने ट्रक को फिर से लॉक किया और उससे कुछ कदम दूर खड़े हो गए। पर तभी ट्रक में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये वही बच्चा था जिसकी आवाज हमने पहले भी सुनी थी। वो अब लगातार रोए जा रहा था और उसकी आवाज जैसे हमारे कानों में गूंज रही थी। मैंने एक आखिरी बार विजय से कहा, चलो इस बार ट्रक के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये बच्चा कहां से आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम यहां से निकल जाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीमे धीमे ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हमने ट्रक का दरवाजा खोला, हमें अंदर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, जो बिल्कुल वही औरत की थी जिसे हमने पहले देखा था। वो औरत इस बार पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर वही दर्द और उदासी थी। लेकिन जैसे ही हमने उसे पहचानने की कोशिश की, वो एक झटके से गायब हो गई। अब तो हमारे पास बस एक ही विकल्प बचा था, भागना। विजय ने मुझसे कहा, रमेश, ये ट्रक, ये सामान, हम यहां से इसे छोड़कर निकल चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारी जान इन सब चीजों से ज्यादा कीमती है। उस रात हम दोनों ने ट्रक को वहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। रास्ता तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी तरह हम उस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसके अंदर से अजीब सी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी, मानो वो खुद हमें अलविदा कह रहा हो। वो आवाजें, वो परछाई और वो अनजान रास्ता आज भी मेरी यादों में ताजा है। हम दोनों उस अंधेरे रास्ते से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सड़क के किनारे दूर तक फैला सन्नाटा और बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट हमें पीछा करती महसूस हो रही थी। लेकिन जितनी तेजी से हम चलते, वो सन्नाटा उतना ही हमारे आसपास घना होता जाता। कुछ देर चलते चलते विजय अचानक रुक गया और फुसफुसाते हुए बोला, रमेश, हमें जो रास्ता याद था ये वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं भी चारों ओर देख रहा था, लेकिन हर दिशा में एक जैसा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। हम ठिठक गए। कदमों की आवाज तेज होती गई, मानो कोई हमारे बिल्कुल करीब आ रहा हो। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ बोले। हमारे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, विजय, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहो। विजय ने सिर हिलाया और हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि अचानक वो कदमों की आवाज हमारे ठीक पीछे आकर रुक गई। विजय ने अपना हाथ कसकर मेरे कंधे पर रखा और फुसफुसाते हुए बोला, रमेश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मैं हिम्मत करके पीछे देखने ही वाला था कि विजय ने अचानक जोर से चीख मारी।
उसकी चीख सुनकर मैं कांप गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ था और उसने कांपती आवाज में कहा, वो पीछे, वो देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई भी इंसानी भाव नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। विजय भी मेरे साथ भागने लगा। हम दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। हमारे पैरों की आवाज और हमारी भारी सांसें उस घने अंधेरे में गूंज रही थीं। कुछ दूर भागने के बाद अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। विजय ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो भी फिसल कर मेरे पास गिर पड़ा। हम दोनों जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर सामने एक छोटे से तालाब पर पड़ी। पानी पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। हम दोनों उस तालाब को ध्यान से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के पानी में कुछ हलचल हो रही हो, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। विजय ने धीमे से कहा, रमेश, चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जैसे ही हम पीछे मुड़कर जाने लगे, एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा। उस हवा में अजीब सी आवाजें घुली हुई थीं, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। उस आवाज ने हमें जैसे जकड़ लिया हो। हमारे पैर उठ नहीं रहे थे। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे, जैसे कोई हमें इस जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी विजय ने हिम्मत करके मेरी ओर देखा और कहा, रमेश, शायद हमें वो सामान कभी उठाना ही नहीं चाहिए था। शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसके ये कहते ही अचानक से एक जोर की हंसी हमारे चारों ओर गूंजने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम समझ ही नहीं पाए कि ये आवाज कहां से आ रही है। हमने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। हिम्मत जुटाकर हम फिर से भागने लगे। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कदमों की वो आवाज भी हमारे पीछे दौड़ रही है। हम जितना तेज दौड़ते, वो आवाज उतनी ही करीब होती जाती। विजय अब लगभग रोने की स्थिति में था। उसने कांपते हुए मुझसे कहा, रमेश, ये सब हमारी गलती है। हमें वो सामान नहीं उठाना चाहिए था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, पर मेरा खुद का दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था। उस पल में हम दोनों ने ठान लिया था कि जैसे भी हो, हमें इस अजीब जगह से बाहर निकलना है। लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक एक झोपड़ी की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। विजय ने तुरंत कहा, चलो उस रोशनी की तरफ चलते हैं, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। हम दोनों हिम्मत करके उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रोशनी धीरे धीरे साफ दिखने लगी और ऐसा लग रहा था कि वहां कोई हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे, रोशनी बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। रोशनी बुझते ही हमारे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अचानक सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। विजय ने कांपते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, रमेश, अब तो ये अंधेरा ही हमें निगलने को तैयार है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या? मैं खुद डर से जड़ हो गया था, लेकिन पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं था। मैंने विजय को इशारा किया कि हम आगे ही बढ़ते हैं। हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलना शुरू किया। हमारी सांसें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि हमें अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। चलते चलते हमें एक पेड़ की परछाई दिखाई दी, जो किसी तरह से उस अंधेरे में भी अजीब लग रही थी। उसके पत्ते हवा में खामोशी से हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो पेड़ हम पर नजर रखे हुए हैं। विजय ने धीरे से कहा, रमेश, लगता है ये पेड़ हमें देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? मैंने उसकी ओर देखा और बस सिर हिलाया। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक और अजीब चीज नजर आई। वो ट्रक जो हमने पीछे छोड़ दिया था, वही ट्रक ठीक हमारे सामने खड़ा था। हम दोनों ठिठक गए। कैसे ये ट्रक यहां आ सकता था? हमने तो इसे मीलों पीछे छोड़ दिया था। विजय अब बिल्कुल घबरा चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, रमेश, ये कैसे हो सकता है? हम इसे पीछे छोड़कर आए थे, फिर ये यहां कैसे आ गया? हम दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ट्रक की हेडलाइट्स अचानक जल गईं। वो सफेद रोशनी सीधे हमारी आंखों पर पड़ी, जिससे हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। उसी समय ट्रक के अंदर से फिर वही बच्चे की रोने की आवाज आई। इस बार वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। मैंने कांपते हुए विजय की ओर देखा और कहा, विजय,
अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये जगह हमें कहीं ना कहीं फंसा रही है। विजय ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में डर के साथ हताशा भी झलकने लगी थी। तभी अचानक ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक काले साए ने बाहर निकलकर हमें घूरना शुरू कर दिया। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम के साथ हमारा दिल बैठने लगा। विजय ने मुझसे कहा, रमेश भागते हैं, ये जो कुछ भी है इसका सामना हम नहीं कर सकते। हमने तुरंत दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू किया, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी अंतहीन चक्कर में फंस गए हैं। जितना भागते उतना ही वही ट्रक, वही साया और वही अंधेरा हमारे सामने आ जाता। अचानक से हमें एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो ठंडी कांपती हुई हंसी जो हमारे दिल को चीर देने वाली थी। ऐसा लगा जैसे वो हर ओर से आ रही थी, हम पर हावी हो रही थी। हम दोनों ने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन वो हंसी और तेज होती चली गई। और तभी सामने से वही बच्चा जो हमने पहले ट्रक में देखा था हमारी ओर घूरते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक डरावना सा मासूमियत भरा भाव था। विजय ने कांपते हुए कहा, रमेश, ये बच्चा ये असली नहीं है। ये हमें यहां से कभी बाहर नहीं जाने देगा। हम हिम्मत करके एक बार फिर भागने लगे, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही वो बच्चा और वो हंसी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों की ताकत अब जवाब दे चुकी थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कब और कैसे खत्म होगा। हम अब बस दौड़ते जा रहे थे, उस अंतहीन अंधेरे में, उस खौफनाक हंसी और उस बच्चे की परछाई से बचने की कोशिश करते हुए। और इसी तरह न जाने कितनी देर तक हम उस डरावनी जगह में खोते चले गए। हम थकान और डर से बेदम हो चुके थे, लेकिन भागते रहना हमारी मजबूरी थी। हर दिशा में वही अंधेरा, वही खौफनाक हंसी और पीछे पीछा करती वो परछाई। हम समझ चुके थे कि यहां से बचना आसान नहीं होगा। पर तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो हल्की रोशनी किसी छोटे से टॉर्च जैसी लग रही थी, मानो कोई इंसान वहां खड़ा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना सोचे समझे उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। उस अंधेरे में ये रोशनी किसी उम्मीद की किरण जैसी थी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, रोशनी साफ होने लगी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में टॉर्च थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वो हमारी तरफ बिना कोई हैरानी दिखाए देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी समझ और सख्त चेतावनी थी, जैसे वो जानता हो कि हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसने इशारे से हमें शांत रहने के लिए कहा और धीमी आवाज में बोला, तुम दोनों बहुत दूर आ गए हो। ये जगह तुम्हारी दुनिया नहीं है। विजय ने कांपते हुए पूछा, कौन हो आप? ये जगह कौन सी है और ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कुछ चीजें इंसानों के समझने की नहीं होती। ये रास्ते, ये अंधेरा और ये आवाजें, सब कुछ उन लोगों के लिए है जो इस दायरे में घुस जाते हैं। तुमने जो सामान उठाया है वो साधारण नहीं है। ये अंधेरा उसे ढूंढ रहा है। मेरा दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। मैंने बूढ़े आदमी से सवाल किया, तो हम क्या करें? हमें कैसे बाहर निकलना है? वो आदमी चुपचाप हमारी आंखों में देखता रहा और बोला, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें वो सामान वहीं छोड़ना होगा जहां से तुमने इसे उठाया है। तभी तुम इस जगह से वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। विजय और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों समझ चुके थे कि जो भी हो, उस सामान को छोड़ना ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमने बूढ़े आदमी के इशारों का पालन करते हुए धीरे धीरे उस ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो अब भी उसी जगह खड़ा था। हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया गया हो। ट्रक के पास पहुंचते ही बूढ़े आदमी ने हमें फिर से रुकने का इशारा किया। उसने कहा, अब जो सामान है उसे यहीं छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर एक बार भी पीछे देखा तो तुम इस जगह के हो जाओगे। उसकी बात सुनते ही हमारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाजा खोला। विजय और मैंने मिलकर वो सामान ट्रक से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। उस सामान को रखते ही हवा में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। वो भारीपन जो हमारे चारों ओर था अचानक हल्का हो गया। बूढ़े आदमी ने हमसे कहा, अब इस जगह से सीधे चलते जाओ, कुछ भी हो जाए
किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना, याद रखना पीछे मुड़कर मत देखना। हम दोनों ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। फिर हम अंधेरे में सीधे चलते गए। रास्ते में वही हंसी और आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हमने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं देखेंगे। कुछ मिनटों तक चलते रहे, जब तक कि अचानक चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और हमें सड़क की हल्की हल्की झलक मिलने लगी। अचानक हम उस मुख्य हाईवे पर वापस आ गए थे जहां से हम रास्ता भटक गए थे। सुबह की हल्की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली और देखा कि उस अजीब अनुभव से हमारी हालत खराब हो चुकी थी। विजय ने थकी आवाज में कहा, रमेश, जो भी हुआ मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं जिंदगी में अब कभी ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना चाहता। मैंने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। वो रात और उस अजीब जगह का अनुभव हमेशा हमारे दिल में खौफ बनकर रह गया। हम बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करने लगे, इस संकल्प के साथ कि अब हम उन अनजाने रास्तों और चीजों से दूर रहेंगे जिनकी हमें समझ नहीं।